नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार माध्यमिक क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोगों का कल से 2 टॉपिक लेकर चलेंगे, सामाजिक विज्ञान भी और हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। 2 टाइम क्लास होंगे, तो एक में आप लोगों का सामाजिक विज्ञान चलेगा, दूसरे टाइम में आप लोगों का हिंदी चलेगा, ताकि जो कम समय बच रहे हैं उसमें सारे चीज़ कवर हो सके। और निश्चित रूप से आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपको सारे सब्जेक्ट ख़त्म करके देंगे। और आप लोग इसके लिए निश्चित रूप से इस नंबर पर बेहिचक कॉल करिए आप लोग, और अपना जो नोट्स है वो मंगवा लीजिए, जो PDF है वो हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो क्या कह रहा है कि इसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 तो पूरा देख लिए थे, और आज हम लोग ये चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोगों ने लगभग पिछले वीडियो में वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली के बारे में जान लिया था। वस्तु विनिमय प्रणाली हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें किसी भी वस्तु का आदान प्रदान वस्तु के द्वारा ही होती है। जैसे आपको चावल लेना है तो उसके बदले कोई वस्तु देने होंगे, जैसे कि अभी पैसा के बदले आप सारे कुछ ले सकते हैं, लेकिन जब वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और ये प्रथा उस समय बहुत प्रचलन में थी जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। मुद्रा प्रचलन में नहीं था तो एक वस्तु के दूसरे वस्तु से ही लेन देन होते थे। चलिए आगे है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग जान लिए, अब मौद्रिक प्रणाली जानते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाया करती थी, फलस्वरूप मुद्रा का विकास हुआ। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें कठिनाइयाँ आने लगी थी। क्या कठिनाइयाँ आने लगी? तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ का वजन और उसका कीमत की वजह से अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में तो ऐसा नहीं है। जितना आपको दूसरे कुछ देना पड़ता था, मान के चलिए कि आपका मक्का लेना है या कह सकते हैं कि कोई दूसरी चीज़ लेना है और उसके बदले में आपको कीमती चीज़ देने हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि पैसे तो थे नहीं कि उससे आकलन करके इतना रुपये ये होगा, इतना रुपये ये होंगे, तो वहाँ पर दिक्कत आती थी। इसी कारण मुद्रा का विकास हुआ। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी कठिनाइयाँ हो जाती थी, फलस्वरूप मुद्रा का विकास हुआ। अब लोग अपने उत्पत्ति वस्तु बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करने लगे। जो भी वस्तु मतलब होते थे उसे बेचकर लोग अब मुद्रा प्राप्त करने लगे। वे उस वस्तु को अपने आवश्यकता की वस्तु खरीदने लगे और उसे बेचकर आवश्यकता की वस्तु खरीदने लगे मुद्रा देकर। तो इस प्रक्रिया, इस मुद्रा से खरीद बिक्री मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। इस जो मुद्रा से जो खरीद बिक्री की प्रणाली हुई तो उसे क्या कहने लगे? उसे मौद्रिक प्रणाली कहे जाने लगे। अगला है ATM क्या है। ATM के बारे में आप लोग जाने होंगे, ATM सारे कैंडिडेट ने यूज भी किए होंगे, तो ATM के बारे में हम आपको बता देते हैं। आप लोग चिंता नहीं करिए, आपका सिलेबस हम आपको कवर करके देंगे। सिर्फ आप लोग क्लास ले लीजिए, आपका पूरा सिलेबस, ऑल सिलेबस कवर करके देंगे। लास्ट में हम आपको सीक्रेट भी बताएंगे किस तरीके से आपको कॉपी लिखने हैं एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके। और हमेशा हम लगभग 3 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम का पूरा अनुभव है। और सारे अभ्यर्थियों का, आपके जो सीनियर निकले हैं वो सारे अभ्यर्थी मेरे यहाँ से ही पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ATM के बारे में। ATM एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा होते हैं, उसको भी मुद्रा ही कह सकते हैं। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक स्वचालित टेलर मशीन है। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। ATM से क्या करते हैं हम लोग? रुपया निकालते हैं या जमा करते हैं, तो वही कह रहे हैं, यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। भारत में सभी बैंक जैसे SBI, PNB, इलाहाबाद आदि सभी अपने ग्राहकों को ये सुविधा देती है ATM की। आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं। ATM मिलने के बाद एक गुप्त कोड दिया जाता है और गुप्त कोड के माध्यम से ही रुपया निकासी होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते भी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है बचत क्या है। बचत क्या है
कि कोई भी व्यक्ति कितना कमाया उसमें से जो खर्च कर दिया और जो बच गया वही क्या होता है, बचत कहलाता है। तो बचत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बचत बराबर आय माइनस व्यय। इसमें कलर थोड़ा दूसरा रंग से लिखा गया। नेक्स्ट है, ये 5 नंबरिया क्वेश्चन में आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक दिन में हम लोग 200 क्वेश्चन देख लेंगे लास्ट में, उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करिए। कह रहा है मुद्रा की परिभाषा दें। मुद्रा वह साधन है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो मुद्रा के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम लोग तो जारी करते नहीं है, सरकार के द्वारा ही जारी होता है और देश में सबके लिए मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो धनी है उसके लिए अलग मुद्रा है और जो गरीब है उसके लिए अलग मुद्रा है। सबके लिए एक ही मुद्रा होती है। उसे देश के किसी भी कोने में, आप उस देश के कहीं भी चल जाइए, आप अपनी पसंद की वस्तु उस मुद्रा से खरीद सकते हैं। आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे जमा भी की जा सकती है। और जो प्रमुख अर्थशास्त्री से कॉथर उसका कहना था कि जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, राजनीतिक में मत होगा, यहाँ पे मत लिख दिया है, मत होगा जो वोट देते हैं, राजनीतिक में मत का, क्योंकि मत होंगे तभी तो नेता बनेंगे। मत का स्थान है, वही स्थान आज के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। आज मुद्रा के बिना मनुष्य का एक कदम भी चलना मुमकिन नहीं है, मतलब कि चल नहीं सकता। मुद्रा का हर जगह जरूरत पड़ता है। तो ये आप लोग भली भांति जानते भी है कि मुद्रा का क्या अहमियत है, कितनी जरूरत पड़ती है। इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। यह सुविधा एटीएम से जो एटीएम से चले लागू है, मतलब कि एटीएम से ही ये लागू है। इसे ग्राहक के साथ उधार पर, मतलब एटीएम जैसा ही यह होती है। और इसमें क्या होता है कि ग्राहक को उधार पर बैंक राशि निर्धारित कर देता है कि इतना दिन में आपको इतना रुपया देते हैं और इतना दिन में आपको देना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड निर्धारित राशि जो निश्चित समय दिया गया उसके अंदर दुकान या उस किसी भी व्यक्ति को वस्तु खरीद सकता है। जो निर्धारित राशि करता है क्रेडिट कार्ड, उस महीने में उतने समय में वह किसी भी वस्तु कहीं से भी कुछ खरीद सकता है। यह विक्रेता उस कार्ड का कोड ले सकता है या विक्रेता को उसका कोड दे सकता है, उसे वो निकाल सकता है। क्रेडिट कार्ड धारी के खाते से रुपया अपने खाते में डलवा सकता है। इससे ग्राहक को लाभ होता है और नगद रुपया ले जाकर घूमने से नहीं पड़ता है, मतलब नगद रुपया ले जाकर भी घूमना नहीं पड़ता है। अगला है कि साख पत्र क्या है। कुछ प्रमुख साख पत्रों पर विचार डालें। साख पत्र से तात्पर्य है उन साधनों से जिसका उपयोग साख मुद्रा में किया जाता है, जैसे ऋण का आदान प्रदान करने हेतु। साख पत्र एक रूप से व्यक्ति का विश्वास पर ही चलते हैं, जैसे कि चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया। किसी को चेक काट के देते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बैंक ड्राफ्ट भी जानते हैं, उसमें पैसा आते हैं तो उसको चेक काट के दे दीजिए, वो बैंक से निकाल सकते हैं। तो ये सब यात्री चेक भी होता है, प्रतिज्ञा चेक भी होता है। ये सब क्या होती है, ये सब मतलब कि विश्वास पर ही चलते हैं। और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। हम आपको इजी वे में सारे कुछ बता रहे हैं। और एक बार आप लोग नोट्स आप सबको मिल रहे होंगे, जो भी क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग इस नोट्स से रिवाइज करिएगा, आपको निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आएंगे। और पूरा रेगुलर क्लास देखिए, आपको निश्चित ही इससे बेनिफिट होंगे। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, तो ये आप सब ने देखे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी समय तक प्रचलन में थी, लेकिन इससे अनेक कठिनाइयाँ आने लगी। क्या, तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब अभाव। किसी वस्तु प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटना या आवश्यक दोहरे संयोग का अर्थ है कि मतलब कि जैसे हमको चावल का ज़रूरत है
और जिससे हमको लेना है उसको चावल का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हमको गेहूँ का ज़रूरत है, मेरे पास चावल है, और जिसको चावल की ज़रूरत है उसको मतलब कि चावल की ज़रूरत नहीं है जिसके पास गेहूँ है। तो ऐसे में तो संयोग बनेगा नहीं, तो आदान प्रदान होगा कैसे? तो इसी का भी अभाव रहता था, ये भी कठिनाइयाँ रहती थी। दूसरा है मूल्य के समान मापक का अभाव था। किसी भी चीज़ का सामान्य मापक नहीं था कि खाद्य पदार्थ है उसके बदले, जैसे धान गेहूँ हो गया, उसके बदले कितना फल दिया जाए, कितना दूध दिया जाए, इसका कोई मापक मूल्य नहीं था। इसका भी अभाव मतलब कठिनाइयाँ का एक भाग था। दूसरा था भविष्य में भुगतान की कठिनाइयाँ। भविष्य में यदि अभी ना किसी से ज़रूरत है तो पैसा ले लीजिए, कभी भविष्य में उसको चुका देते थे, लेकिन उस समय में कैसे लेते? वस्तु लेकर क्या करते? वस्तु के तो नियमित समय पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे फल का समय है तो फल कुछ ही दिन चलेंगे, बीज का समय है तो वो भी कुछ ही दिन चलेंगे। तो ये भविष्य में भुगतान की भी कठिनाइयाँ थी। मूल संचय करके मूल को मतलब कि रख भी नहीं सकते थे, मतलब एकत्रित करके नहीं रख सकते थे। अब तो पैसा है तो लोग बैंकों में और भी जगह रख सकते हैं, लेकिन पहले जो वस्तु होती थी उसको संचित करने में भी दिक्कत होती थी। कार्य मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डाले। तो मुद्रा का क्या कार्य है ये आप जानते हैं। मुद्रा का कार्य निम्नलिखित है। विनिमय के माध्यम, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मतलब आदान प्रदान का, क्रय विक्रय का, दोनों का एक क्या है? माध्यम है। मुद्रा से हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब मुद्रा अपनी पसंद की वस्तु मुद्रा से अपने पसंद की वस्तु खरीद ली जा सकती है और उससे बेचा भी जा सकती है। तो इसी को मतलब मुद्रा विनिमय भी कह सकते हैं। मूल्य का मापक भी है। मुद्रा क्या है? एक प्रकार से मुद्रा मूल्य का मापक भी है। मुद्रा के द्वारा वस्तु का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। किसी भी वस्तु का कितना मूल्य होगा ये मुद्रा द्वारा पता लगाया जा सकता है। विलम्ब भुगतान, आधुनिक युग में बहुत से कार्य उधार पर होता है। जैसे कि ब्याज पर पैसा लेते हैं तो लंबे समय के बाद भी चुका सकते हैं, तो ये भी मुद्रा का कार्य है। मूल्य का संचय, मुद्रा के विकास होने से मनुष्य क्या करते हैं? अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर भी रखते हैं। मुद्रा से भविष्य के लिए जमा करके रखी जा सकती है, मुद्रा को रखी भी जा सकती है। और अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। एक दिन में हम लोग 2-3 टॉपिक देखेंगे तभी हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। आप लोग भी एग्ज़ाम है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, क्योंकि 8 पेपर आपको देने हैं, 8 पेपर हम आपको तैयार करवाएंगे। अब से 2 क्लास चलेंगे, शाम को दूसरा सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि हमारी वित्तीय संस्थान से आप क्या समझती हैं? जो रुपया पैसा के संस्थान होते हैं उसी को वित्तीय संस्थान कहते हैं। कह रहा है कि वित्तीय संस्थान उस संस्थान को कहते हैं जो साख ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कि SBI, PNB, स्वयं सहायता समूह, ये सब क्या है? यदि हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है तो उसकी ये पूर्ति करते हैं, तो इसका मतलब ये सही तरीका। अगला है कि व्यावसायिक बैंकों में कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार की जा सकती है। आज हम लोगों का ये खत्म हो जाएगा, अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का सुबह वाला में इतिहास चलेगा। इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। व्यवसाय बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है? तो आप देख सकते हैं व्यवसाय बैंक इन प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है: स्थायी जमा, चालू जमा, संचय जमा और आवर्ती जमा। तो इन सारे प्रकार के जमा राशि को क्या करता है? स्वीकार करता है। अगला है कि किसानों के साथ अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसानों के साथ अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किसानों को बीज, उन्नत बीज, और ये सब आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। किसान को रुपया पैसा क्यों ज़रूरत पड़ती है? ऋण लेने की, कर्ज लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? उन्नत बीज, सिंचाई, जोताई आदि के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जिस कारण से किसान को क्या होता है? ऋण लेना पड़ता है। क्योंकि ख़ास तौर पर किसान क्या होता है? कम आय होती है किसान के पास, वो गरीब होती है। तो कृषि में जो पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिंचाई हो गया, उसके बाद यदि हम बात करें तो सिंचाई के बाद आपका बीज के लिए भी, उन्नत जो बीज लगेंगे उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। उसके बाद इसीलिए उन सारे किसानों को जो ऋण है उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगला है राज्य वित्त संस्थान। राज्य वित्त संस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो राज्य वित्त संस्थान को 2 भागों में बांटा गया, गैर संस्थान और संस्थान। गैर संस्थान के अंतर्गत जो कि गैर सरकारी लोग आते हैं, जैसे महाजन हो गया, सेठ हो गया, साहूकार हो गया, इन सारे से जब रुपया पैसा लिए जाते हैं उसको गैर संस्थान कहे जाते हैं। दूसरा है कि संस्थागत।
संस्थागत क्या है, ये इसके अंतर्गत सरकारी बैंक, शेयर बाजार, स्वयं सहायता समूह, ये सारे कुछ सरकारी जो भी आते हैं संस्थान, जिससे लोन वगैरह और आवश्यकता पड़ने पर ऋण लिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संस्थागत कहते हैं। अगला है सहकारिता। सहकारिता के बारे में आप लोग जानते होंगे। सहकारिता मतलब गांव में कुछ लोग मिलकर जो समूह चलाते हैं, उन्हीं को ये कहे जाते हैं। जैसे कि है सहकारिता का तात्पर्य है मिलजुल कर काम करना, लेकिन अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में यह अपूर्ण है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार सहकारिता उस संगठन का है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने स्वेच्छा से मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वर्क करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सहकारिता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। सहकारिता में सब मिलकर एक दूसरे से काम करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, और ये क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह आप लोग गांव में औरतों के बीच देखे होंगे कि बहुत सारे औरतें मिलकर स्वयं सहायता समूह चलाते हैं। जैसे कि स्वयं सहायता समूह उस समूह को कहते हैं जिसमें 15 से 20 व्यक्ति, खासकर महिला, मिलकर एक समूह बनाती है। वह अपनी बचत के रुपया बैंक में जमा करती है। वह बैंक में लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, या समूह विकास में गतिविधियां चलाकर गांव का विकास करती है। ये क्या होती है, मतलब स्वयं सहायता समूह होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसे जमा करते हैं बैंक में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि 20-25 महिलाएं एक जगह रहती है इस समूह में, तो पैसा जमा करने में थोड़ा सा हो जाते हैं, तो उसमें से जब किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो निकाल लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अगला है व्यवसायी बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो व्यवसायी बैंक का प्रमुख कार्य क्या होते हैं। आप लोग इतने सारे पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर आ जाएगा 10th में, और आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है कि व्यवसायी बैंक के प्रमुख कार्य का वर्णन करना है। व्यवसाय बैंक क्या है, जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना, और सामान उपयोगिता संबंधित कार्य, मतलब कि जमा राशि को स्वीकार करना। व्यवसाय बैंक का क्या है, मतलब कि राशि को स्वीकार करना, किसी भी बैंक में राशि जो जमा किया जाता है तो वही कार्य, जमा राशि को स्वीकार करना व्यवसाय बैंक का प्रमुख कार्य है। यह अपने ग्राहक से जमा राशि के रूप में प्राप्त करते हैं। इससे सामान्य ग्राहक को लाभ मिलता है, और इन लाभ को कुछ अंश बच जाते हैं तो वो बैंक के बचत में चल जाते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं, और उसका उसी के कार्य है ऋण का प्रदान करना। जैसे कि व्यवसाय बैंक का दूसरा कार्य क्या है, लोगों को ऋण प्रदान करना, ग्राहक से क्या कि मतलब कि ग्राहक से ब्याज कमाते हैं, और यह ब्याज किसी बैंक का मुख्य आय होती है। बैंक में जो जमा राशि होती है वही उसका क्या हो जाती है, मतलब उसी को ऋण के रूप में दूसरे को वो देती है बैंक के द्वारा। आज हम लोग समाप्त कर देते हैं। इस कह रहा है कि मंडी के असर भारत पर क्यों पड़ा। मंडी क्या होता है, मतलब कोई सामान, जैसे कि कोई चीज़ का मंडी है, फल या सब्जी या कोई भी वस्तु का, उसमें यदि ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, बिक्री कम होती है, तो मंदी का दौर आ जाता है। तो ये कह रहा है कि मंदी का असर भारत पर बहुत कम ही पड़ा। कारण क्या है, मंडी का असर भारत पर बहुत कम पड़ा, इसका कारण क्या है, कारण बताते हैं। भारत का जो पूंजी बाजार है वो बहुत ही मजबूत है। यहाँ के इंजीनियर वर्ष होती बने हुए हैं, मतलब विदेशों में भी इनकी सेवाओं की काफ़ी मांग है। सूचना प्रौद्योगिकी के आज बहुत आगे है, सूचना प्रौद्योगिकी में भी आज बहुत आगे है। हमारी आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद भी वर्तमान में मंडी का असर भारत पर नहीं पड़ता है। अगला है कि सेवा क्षेत्र पर संक्षिप्त लेख लिखे, मतलब सेवा क्षेत्र क्या होता है इस पर संक्षिप्त लेख लिखे, इसके बारे में बताए। तो सेवा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र एक प्रकार का
व्यापक क्षेत्र है। क्या है? एक प्रकार का व्यापक क्षेत्र है। सेवा एवं रोजगार एक ही सिक्के, सेवा और रोजगार दोनों क्या है? एक ही सिक्के की दो पहलू है। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सेवाओं के लिए समान साधन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो आप कृषि कर रहे हैं, चाहे आप उद्योग लगा रहे हैं, दोनों में आपको मतलब कि समान साधनों की ज़रूरत पड़ती है। और भारत में सकल घरेलू उत्पाद का 50% क्षेत्र यहीं से प्रदान किए जाते हैं। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, उसमें 50% जो सेवा क्षेत्र है वो यहीं से प्रदान किए जाते हैं। और आपका जो इतिहास का टॉपिक आने वाले हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप लोगों का अब क्लासेस थोड़ा सा लंबा चलेंगे, लगभग आधे घंटा के चलेंगे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। आप लोग घबराइए नहीं, आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग 1-2 घंटा आपको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम ले रहा है। इतना जल्द मध्यमा का एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ। पिछले बार मई में हुआ था, इससे पहले अप्रैल के लास्ट में, वो 4 अप्रैल को हुआ था। ऐसे ही 4 अप्रैल तक होते थे, लेकिन इस बार मई में हुए थे। लेकिन इस बार जनवरी में ही ले रहे हैं, तो बहुत फास्ट इस बार एग्ज़ाम ले रहे हैं। अगला है तो इसी फास्ट स्पीड से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप लोग पास होइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मध्यमा में आप एडमिशन ले लिए तो पास हो जाएगा। इसमें 8 पेपर है, इसमें भी फेल होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी होते हैं। इसलिए आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम लिखें। तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्न है, जिसमें क्या है? टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविज़न हो गया। ये सब क्या है? सूचना का ही एक माध्यम है, तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र भी कह सकते थे। इसका आप देख सकते हैं इस तरीके, और आपसे पूछा जाए तो इसी तरीके से आप नंबरिंग करके इसका आंसर दे दीजिएगा। अगला है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले क्या लेती है? मतलब कि काम के बदले वेतन लेती है, या उनके विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, काम के बदले वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसी को क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, रेल सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदि। ये सब क्या है? ये सब आपका हो गया सरकारी सेवा हो गया। बाह्य स्रोती क्या होता है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवा चयन अपनी कंपनियों के वजह से किसी बाहरी या विदेशी स्रोत से प्राप्त करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। या जैसे कि बाहर विदेश में जाकर वर्क करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब बाह्य स्रोती होते हैं। रोजगार और सेवा के बारे में आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ आप जानते हैं। और भूगोल और इतिहास आप लोगों के लिए कठिन होंगे, तो उसे हम बताएंगे। इसको थोड़ा डिटेल्स में देख रहे हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करके देंगे। फर्स्ट डिवीज़न पहुंचाने में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आपको मदद करेंगे। संस्कृत में आप सिर्फ पास भी हो जाते हैं और इन सब में स्कोर करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। हालांकि रोजगार एवं सेवा के बारे में लिखे, तो रोजगार से तात्पर्य वैसे कामों से है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूंजी बैंकों में से ऋण लेकर चलाता है। और रोजगार में यह निश्चित नहीं है कि आय प्राप्त होगा ही, रोजगार में घाटा भी होता है, ये भी आपको पता है। यही कारण है कि कभी कभी घाटा भी उठाना पड़ता है। और उसी में दूसरी लाइन में है कि किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काम करके आय प्राप्त करना सेवा है। सेवा में आय निश्चित होती है, इसमें घाटा की कोई आंशिक संभावना नहीं है। तो हमारा आज ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर कह सकते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। और आज हम लोग अर्थशास्त्र को एंड कर रहे हैं। कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या सकते हो? वैश्वीकरण है जिसमें पूरे विश्व मिलजुल कर कोई चीज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, आप लोग ये नोट्स ज़रूर ले लें, इसके लिए व्हाट्सअप करें और आपको हम नोट्स दे देंगे, जिससे कि आपको लिखना नहीं पड़ा, आप रिवाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बार। इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, कहीं भी डाउट रहते तो आप बोल सकते हैं, हम आपको इस तरीके से सारे कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे।
कह रहे वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के कारण किसी भी वस्तु का व्यापक निर्बाध रूप होते हैं। नेक्स्ट है निजी कारण से आप क्या समझते हैं। निजी मतलब जो अपने क्षेत्र अपना मतलब वर्क करते हैं। निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमियों या व्यापारियों पर पूर्ण रूपेण या आंशिक रूपेण अधिकार जमा लेते हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को चलाने में अपने अनुभवों का लाभ उठाते हैं और तथा उत्पादन बढ़ाने में प्रयास करते हैं। यह नीति भारत सरकार द्वारा 1951 में लागू किया गया था, निजीकरण का नीति। अगला बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आप जानते हैं जब कोई ख्याति प्राप्त कंपनियां अपने देश के अतिरिक्त अन्य देश में भी कारखाना लगाती है या उत्पादन करती है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे आमतौर पर जैसे सैमसंग का मोबाइल हमारे देश में भी बन रहा है, बहुत जगह बन रहा है। कोको कोला आप पिए होंगे, नोकिया का मोबाइल देखे होंगे, सोनी का मोबाइल देखे होंगे, टाटा मोटर्स देखे होंगे। ये सब बहुत सारे देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हो गई। अगला है विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब स्थापित हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार के रिगार्डिंग जो निर्णय लेते हैं वो इसके द्वारा लिए जाते हैं। तो वही कह रहा है विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करते हैं मतलब अच्छे बनाते हैं। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहते हैं। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं तो 149 सदस्य है। इससे दो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन, उसकी स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1995 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसमें 149 देश शामिल है। अगला उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उदारीकरण से तात्पर्य है व्यापार, खासकर विदेशी व्यापार पर लगाए गए विभिन्न यंत्रों से मुक्ति देना। इन सभी नियंत्रणों में ढील आ गई तो उसे क्या कहते हैं उदारीकरण कहते हैं। जैसे कि लाइसेंस कोटा, जैसे कि आपका लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उसी में थोड़ा सा ढील दे दी गई तो उदारीकरण आता है। तो इसी को अर्थात सुधार हो सके। यह सुधार 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। विदेशी व्यापार के क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को उदारीकरण करता है। मतलब जैसे कि कोई विदेशी कंपनियां भारत में कंपनी लगाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन रहते हैं, बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, कितने टैक्स देने पड़ते हैं। उसी में थोड़ा सा छूट कर दिए तो ज़्यादा व्यापार लगाया जाएगा यहाँ पर और जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकेंगे और उसी को उदारीकरण कहते हैं। तो छठा चैप्टर भी हम लोगों का हो गया और इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हम लोग कल से दूसरा जो टॉपिक है वो हम लोग इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आते हैं। कारण उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। जो उपभोक्ता है जैसे हम लोग भी उपभोक्ता है, कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको कैसे जागरूक किया जाए ताकि वो मतलब किसी ऐसे जो फ्रॉडगिरी होते हैं उसमें न फंसे। जैसे दिया है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता का शाब्दिक अर्थ है उपयोग करने वाला। कोई भी चीज़ का जो उपयोग करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। और वही हम बात करें इस कारण से बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का महत्व है। किसी भी बाजार के लिए उपभोक्ता जो ग्राहक है उसी का महत्व रहेंगे।
देश में जो भी उत्पादन होता है वो उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होती है। जैसे अभी आप मोबाइल है, मोबाइल का रखने के लिए स्टैंड बनने लगे क्योंकि उसकी ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो रहा है वो सारे चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो अब मतलब कि उपभोक्ता को, ग्राहक को जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कंपनियां वो सारे कुछ बनवाते हैं। जैसे चिकित्सा सेवा में, परिवहन, होटल सेवा आदि, ये सब क्या है, मतलब उपभोक्ता के लिए सेवाएं देती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता के कारण कौन कौन सा अधिकार, उपभोक्ता के कारण कौन कौन सा अधिकार है और प्रत्येक अधिकार का व्याख्या करें। उपभोक्ता का प्रमुख अधिकार हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता का प्रमुख अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का आधार उपभोक्ता का पहला अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध है बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा है। बाजार से जो कोई वस्तु खरीदते हैं या सेवाएं देते हैं उससे जुड़ा है। जैसे कि विद्युत सामान से खतरा और लापरवाही से मरीजों की खतरा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों पर मतलब ध्यान रखा जाता है। ये सब सुरक्षा के अधिकार में आते हैं। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार है। उपभोक्ता जो वस्तु खरीदना चाहते हैं उसके संबंध में वो कोई भी जानकारी उस दुकानदार से जान सकते हैं। उसकी समय अवधि क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी न्यूनतम मूल्य क्या है, इसके बारे में उसको जानने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए ना आप लोग दुकान पर जाते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला है कि सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता अपने हित और क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता जो मंच है उस पर अपना आवाज़ उठा सकती है, क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। इसका एक मंच बनाया गया जहाँ पर सबकी बातें सुनती है। यदि आपको कहीं पर चूना लगा है तो आप वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लास्ट है कि उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को किसी भी चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए, इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। इसके तहत उपभोक्ता किसी भी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि की पूरी जानकारी हो, जिससे उपभोक्ता धोखाधड़ी और दगाबाजी से बच सके। उपभोक्ता एक सजग बन सके और जिससे उपभोक्ता क्या हो, सजग भी बन सके। अगला है मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो मानव का जो अधिकार है उसका हनन होता है तो उसको मानवीय जो आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में सुनते होंगे। कर मानव अधिकार क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उस आयोग को कहते हैं जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उसके अधिकांश संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्थान है। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। मानव अधिकार आयोग सताए गए लोगों की बात सुनता है और सताने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवाज़ भी उठाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ज़्यादा समय लग गया होगा, अब तो थोड़ा लंबा समय क्लास चलाना ही पड़ेगा तभी संभव है। कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1960 ईस्वी के मुख्य विशेषता क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र का हो, शामिल किया जा सके। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी वस्तु का गुणवत्ता का परिमाण या क्षमता, शुद्धता मानक या मूल्य के तौर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसे किसी भी अधिकार से यह भी अधिकार दिया गया है कि किसी भी वस्तु से जो वस्तु से मिल रही है वह खतरा तो नहीं है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। इसका भी अधिकार जानने का उसका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, जब भी पूछे जाएंगे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को सशक्त बनाता है। उपभोक्ता अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्राप्त है। देखते हैं कौन कौन अधिकार प्राप्त है। पहला है सुरक्षा का अधिकार, हम देख सकते हैं सुरक्षा का अधिकार। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। तीसरा है सुनवाई का अधिकार। चौथा है शिकायत का अधिकार। पांचवा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। छठा है क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो इस तरीके से इनको 6 उपभोक्ताओं का आम अधिकार प्राप्त है, जो कि इससे जो
उपभोक्ता है वो सशक्त बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का जो अर्थशास्त्र का था वो पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिए, बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए हुए हमने सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। आप लोग इसको रिवाइज करिए, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और पीडीएफ जिसके पास है वो ज़रूर पढ़े और पीडीएफ ज़रूर ले ले। आप यदि चाहते हैं आप अपना एग्ज़ाम निकालना तो 100-200 रुपया आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप मतलब यदि वही 10th का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको ट्यूशन में कितने देने पड़ेंगे वो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इतने कम में हम आपको पूरी तैयारी करवा कर 8 सब्जेक्ट का तैयारी करवा कर देते हैं। तो निश्चित ही आप लोग पेड बैच ले लेते हैं।